हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं, उसके लिए मैं आपका अभ्यास कार्य करवा रही हूँ। मैंने अपठित गद्यांश करवा दिए हैं। आज मैं काव्यांश आप लोगों को समझाने जा रही हूँ, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करने होंगे। काव्यांश नंबर 21 मैंने करवाया है, जो इस प्रकार से है। जय बोलो उस धीर व्रती की, जिसने सोता देश जगाया, जिसने मिट्टी के पुतलों को वीरों का बाना पहनाया, जिसने आज़ादी लेने की एक निराली राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में जिसने अपना शीश चढ़ाया। घृणा मिटाने को दुनिया से लिखा लहू ने जिसने अपने, जो कि तुम्हारे हित विष घोले, तुम उसके हित अमृत घोलो। कहीं बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ, हर्ष मनाओ, मंगल गाओ, किंतु यहाँ तक लक्ष्य नहीं है। आगे पथ पर पाँव बढ़ाओ। आज़ादी की मूर्ति नहीं है जो बैठी रहती मंदिर में, उसकी पूजा करनी है तो हो नक्षत्रों से होड़ लगाओ। हल्का फूल नहीं आज़ादी, वह है भारी जिम्मेदारी, उसे उठाने को कंधों के भुजदंडों के बल को तोलो। तो इसमें काव्यांश में कवि ने महात्मा गांधी के बारे में वर्णन किया है। धीर व्रती, उस धीर व्रत करने वाले की जय बोलो, जिसने कि सोता हुआ देश को जागृत किया, जिसने मिट्टी के पुतलों को, यानी सामान्य सीधे साधे मनुष्य के अंदर भी वीरों जैसा जोश बढ़ाया, जिसने आज़ादी लेने के लिए एक जो है अनोखी राह का चयन किया, जिसने घृणा मिटाने को, उसने इस दुनिया में आपसी घृणा मिटाने के लिए यह कहा कि जो भी तुम्हारे हित में विष घोले, तुम उसके लिए अमृत प्रदान करो। अर्थात जो भी तुम्हारा अहित करे, तुम उसका भी हित करो। कहीं बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ, हर्ष मनाओ, मंगल गाओ, किंतु यहाँ लक्ष्य नहीं है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हे मनुष्य तुम आगे बढ़ते जाओ, किंतु आज़ादी वह मूर्ति नहीं, है जो कि एक मंदिर में रखी हुई मूर्ति जैसी। आज़ादी एक जल्दी ही प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। अगर तुम्हें आज़ादी प्राप्त करनी है तब तुम्हें जो है नक्षत्रों से भी होड़ लगानी होगी। उनका हल्का फूल नहीं आज़ादी, है भारी जिम्मेदारी। आज़ादी कोई एक हल्का फुल्का फूल नहीं है, अर्थात आज़ादी को प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है। यह उसे उठाने को भुजदंड, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए उसे उठाने के लिए हैं भुजदंडों के बल को तोलो, अपने भुजाओं के बल को जो है आगे बढ़ाओ। तो इसमें है पहला प्रश्न है, सोता देश जगाया से क्या आशय है। सोता देश जगाया से क्या आशय है। इसके ऑप्शन है, नास्तिकों को आस्तिक बनाया, दूसरा है धार्मिकों को धार्मिक बनाया, तीसरा है नींद से उठाकर काम पर लगाया, चौथा है परतंत्र देश को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। तो इसका जो सही आंसर है, परतंत्र देश को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। कहने का तात्पर्य है यह है कि
कि जो है इस काव्यांश की पहली पंक्ति में ये कहा गया है कि महात्मा गांधी ने सोते हुए प्रत्यंत देश को नींद से जो जगाया है, अर्थात उसे स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग दिखाया। दूसरा ऑप्शन है, प्रस्तुत कविता किसे क्रेन में रखकर लिखी गई है। पहला ऑप्शन है नेहरू को, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस को, तीसरा है महात्मा गांधी को, चौथा है सरदार पटेल को। तो इसका जो सही आंसर है महात्मा गांधी को। यह जो कविता है महात्मा गांधी को केंद्रित मानकर लिखी गई है। काव्यांश में कहा गया है, जय बोलो उस धीर व्रती की। धीर व्रती अर्थात धीर व्रती से तात्पर्य है धीर को धारण करने वाला। सभी को ज्ञात है कि सत्याग्रह महात्मा गांधी का लड़ने का जो है हथियार था। तो यह महात्मा गांधी को क्रेन में रखकर कविता लिखी गई है। चौथा है, मिट्टी के पुतलों से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है मूर्ख व्यक्तियों से, दूसरा है सामान्य सैनिकों से, तीसरा है सीधे सरल सामान्य लोग, चौथा है अशक्त लोग। तो इसका सही आंसर है सीधे सरल सामान्य लोग। मिट्टी के पुतलों से आशय है सीधे सरल सामान्य लोग। इसमें कहा गया है कि काव्यांश में कहा गया है कि धीर व्रती ने ही इस देश के मिट्टी के पुतलों को अर्थात सीधे सरल सामान्य लोगों को लड़ने के लिए वीरता का बाना पहनाया। तो इसमें धीर व्रती का जो आशय है वह है सरल सामान्य लोग। चौथा है, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है। जलज, दूसरा है पयोधर, तीसरा है मधुरस, चौथा है अमीय। तो इसमें देखिए जलज जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द है, पयोधर बादल का पर्यायवाची शब्द है, मधुरस जो है वह शहद का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अमीय जो है यह अमृत का पर्यायवाची शब्द है। हल्का फूल नहीं आज़ादी से कवि का क्या आशय है। आज़ादी एक हल्के फूल की तरह है। आज़ादी पाना कोई, दूसरा ऑप्शन है आज़ादी पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज़ादी, तीसरा है आज़ादी के लिए मृत्यु को गले लगाना पड़ता है। चौथा है आज़ादी आसानी से नहीं मिलती। तो इसमें चौथा जो ऑप्शन है आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि कवि कहता है कि आज़ादी हल्के फूल की तरह नहीं है, वह आसानी से नहीं मिलती। वह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को जो है काव्यांश 21 जो आपके सैम्पल पेपर में है वो मैंने आप लोग को समझा दिया है, और 24 काव्यांश मैंने घर से करने के लिए दिया है। कोलाहल हो या सन्नाटा, कविता सदा सृजन करती है। जब भी आंसू हुआ पराजित, कविता सदा जंग लड़ती है। जब भी करता हुआ अकर्ता, कविता ने जीना सिखलाया। यात्राएं जब
मौन हो गई। कविता ने चलना सिखलाया। जब भी तम का जुल्म चढ़ा है, कविता नया सूरज गढ़ती है। जब गीतों की फसलें लूटती, शील हरण होता कलियों का। शब्दहीन जब हुई चेतना, तब सब चैन लुटा गलियों का। जब कुर्सी का कंस तरसता, कविता स्वयं कृष्ण बनती है। जब भी हो गए पराए ये झूठ अनुबंध हो गए, घर में ही बनवास हो रहा यूं, गूंगे संबंध सो गए। इसमें पहला प्रश्न है, कविता को सृजनात्मक कहा गया क्योंकि कविता हर परिस्थिति में सृजक की भूमिका निभाती है। दूसरा प्रश्न है, कविता सदा जंग लड़ती है का भाव है। कविता संघर्ष की प्रेरणा देती है। चौथा है, कविता जीना कब सिखाती है, जब कर्मठ क्या होता है, कर्मण्य हो जाता है। जब काम करने वाला व्यक्ति आलस्य युक्त जो है हो जाता है। पांचवा है, जब निराशा और अंधकार पांव पसारता, तब प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कविता से। पराजित शब्द में इत क्या है, उपसर्ग है, संधि है, प्रत्यय है, समास। इत जो है उपसर्ग है, पराजय प्लस इत, तो हमारा शब्द बनाया पराजित। तो पराजित में इत प्रत्यय है, पराजय प्लस इत, तो शब्द बना हमारा पराजित। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को जो है काव्यांश 21 और 22 समझा दिया है, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।